चोट पहुंचाना, चाहे आप हो, जो चाहे हम हो, चाहे आप हो, अगर गलत करते हो तो आपको भी सजा एक भी दंगाई को नहीं बख्शेंगे, मगर तुम तो दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हो, बचाते हो। आप मैं कह रहा हूँ सजा दो। जब सजा देने की बारी आती ना, आतंकवादियों को लेने के पक्ष के लोग 12 बजे रात में कोर्ट खुलवा देते हैं। एक सजा दो। नहीं, देखिए पूजा एक मिनट, अमर सिंह जी, ये बात सत्य बात है। पूजा देखिए, जो पत्थर फेंकते हैं वो एक फंडिंग के तहत ये कार्यक्रम होता है, जो मैंने पहले भी बोला, पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है राजनीतिक दलों की, चाहे वो कांग्रेस का है, बसपा है, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बीजेपी हो। लेकिन सरकार अगर बीजेपी की है और हमारा सर्विलांस इतना स्ट्रांग है, तो बेहतर है हमें बहस करने से उठाएं, सबको चिन्हित करें, पकड़ें और जेल में ठूसें। ये सरकार की ड्यूटी बनती है। सरकार को अपनी ड्यूटी से पीछे हटके ये बोल दें कि फला पार्टी करा रही है, दूसरे पे ठीकड़ा ठोके, तो सरकार अगर नाकाम हो रही है तो भाई पार्टी के नेताओं को भी उठाइए। लोग कह रहे हैं कि पार्टी के नेता होते हैं उसके पीछे, तो पार्टी के नेताओं पर भी कीजिए कार्रवाई। निश्चित तौर पे पूजा, जो भी आप कुछ बोलेंगे तो नहीं ना कोई कि राजनीतिक मंशा अच्छी नहीं है और ये द्वेष की भावना से की जा रही कार्रवाई है, फिर ये तो कोई नहीं कहेगा ना। निश्चित तौर पे पूजा, हम किसी भी, चाहे वो नेता विपक्ष पक्ष का हो या विपक्ष का, जो भी गलत करेगा, भारतीय जनता पार्टी किसी एग्जाम्पल सेट कीजिए ना सर। तो मैम, यहाँ पर जब भी हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक की बात होती है तो विपक्ष सबसे पहले एक सवाल उठाता है। पर एक सवाल है, हाँ। बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा त्योहार हो, शिवाजी महाराज की जयंती अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व होता है लोगों के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं शोभा यात्रा, तो अपने आप में एक बड़ा पर्व होता है, रामनवमी के मौके पर हो, चाहे आप नवरात्रों की बात करें। तो ये पत्थरबाजी बार बार क्यों? ये तो एक नफरत बढ़ती जाएगी ना, जिसको कम करना चाहिए। इस तरह की हरकतों से तो बढ़ती जाएगी। डेफिनेटली। तो जिस तरीके से ये अल्पसंख्यक काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो नफरत है कभी कम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा और पॉइंट बताता हूँ। जब भी विपक्ष से सवाल पूछा जाता है कि इस पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो विपक्ष का एक जवाब होता है कि आप गरीबी मुद्दा पर बात नहीं कर रहे हो, आप एजुकेशन पर बात नहीं कर रहे हो। तो जिस टाइम एजुकेशन पर बात करना होता है, जिस टाइम गरीबी पर बात करना हो, उस टाइम वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अभी विपक्ष, अभी संसद था, संसद में 10 दिनों तक पूरा स्थगित कर दिया गया। आप वहाँ पर एक एक पॉइंट उठाते हैं, वहाँ पर आपने उठाया नहीं। आप वहाँ पर पूरा का पूरा संसद बंद कर देते हो। उसी तरीके से जब नरेंद्र मोदी को कोई भी कारण हो लोकसभा में आए नहीं, लेकिन जब वो राज्यसभा में बोलने लगे 5 से 7 मिनट विपक्ष ने हंगामा किया, उसके बाद बाइकआउट कर दिया। अरे जब तुमको बाइकआउट करना था या फिर लोकसभा में नहीं बोलने दिया, तो राज्यसभा भी नहीं बोलने देते, तो वो तो काम किया नहीं। तो इस तरीके से जो विपक्ष का रवैया है, वो जनता का मुद्दा उठाता ही नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी आ रहा हूँ सर आपके पास ही, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीजेपी इस बाइकआउट के चक्कर में सारे विधेयक पास कर देती है। हम जनता को पता ही नहीं चलता कि उस विधेयक में एग्जैक्टली रूल क्या है और कानून क्या है। तो जो विपक्ष ये बोल रहा है कि मुद्दे पर बात होनी चाहिए, मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन कहाँ? यहाँ पर डिबेट में बात होने से कोई फायदा नहीं है। जो संसद में, जिस पर हमारे हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, वहाँ पर बात हो तो जनता हर कोई जान सके। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका जवाब दीजिए, एक सेकंड आ रहे हो। मैम, चाहे शायद ये भूल गए हैं, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो महीनों महीनों जो है विपक्ष जो है चलने नहीं देता था। लेकिन सवाल है, देखिए लोकसभा में, विधानसभा में, संसद में, सबसे संसद में सब जगह, सबसे 2009 का देख लीजिए ना, 2009 का देख लीजिए, 2008 का देख लीजिए। 2008 में कितना दिन नहीं चला, ये तो बता दो सर। सिर्फ बोफोर्स के केस में 88-89 के आसपास में नहीं चला था, एक सप्ताह। उसके अलावा ऐसा कोई टाइम नहीं था जब नहीं चला है। अब हमारी बात को नहीं सुनिएगा तो हम क्या करेंगे? मेरे पास क्या है? मेरे पास संविधान राइट है कि हम, अगर आप मेरी बात को नहीं करने दीजिएगा तो हम वॉकआउट करेंगे, हम चले जाएंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो कहाँ करेंगे फिर बात? तो बात अब जब सुनिएगा ही नहीं, जब आप मेरी बात को नहीं किया, आप तो चाहते हैं कि वॉकआउट कर जाए और बिना कहे सुने जो बिल को पास करा नहीं। आप ये देखिए, सुनिए, पूरा देश, आप इतिहास खोल के देखिए, पूरा देश बंद कर दिया था। उठा के अच्छे देश के देशभक्तों को जेल डाल दिया गया था। इमरजेंसी, इतनी लंबी इमरजेंसी लगा दी गई थी, वो भी कांग्रेस काल में हुआ था। कौन सा लीडर आपको लगता है दमदार है, जो जनता के हित की बात करता है? कौन सा लीडर दमदार है? बीजेपी के सारे लीडर दमदार हैं। और ये तो कह रहे हैं कि कहाँ जनता के हित में वो काम नहीं कर रहे, विपक्ष पार्टी वाले कह रहे हैं। अगर काम नहीं करते तो रिटेन क्यों होते बार बार? हाँ जी। ऐसे तो वोट तो टीएमसी को भी मिल रहा है, पहले कांग्रेस भी रही थी बहुत साल तक, जिसको अभी वोट नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब अभी से कौन लगता है कि कोई दमदार लीडर है जो जनता की बात सुनता हो? मुझे अखिलेश यादव अच्छा लगता है। अखिलेश यादव। अच्छा, एक आज हमारी चर्चा हो रही है कि जो दंगे होते हैं इसमें पत्थर उठाने वाले किसके इशारे पर ये काम करते हैं, ये साजिश किसकी है?
कि बार बार जब भी कोई जुलूस निकले, यात्रा निकले, पत्थर उठा के फेंकना शुरू कर ये दो? तो होते तो लोकल लीडर्स ही हैं जो कराते हैं, इंस्टिगेट कराते हैं, जिससे कि उनकी छोटी राजनीति चलती रहे। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि टॉप लीडरशिप टेकल डाउन करती है नीचे, और इन छोटे छोटे नेता जो होते हैं वो करवाते हैं। ना ही आम जनता के पास इतना टाइम है कि वो पत्थर उठा के मारेगी, हाँ। वो भी ऐसा नहीं करते। लेकिन आपको लगता है क्या ऐसा, पब्लिक का क्या कहना है, शोभा यात्राएं, जुलूस, यही सब टारगेट पे क्यों होते हैं हर बार? क्योंकि इजी टारगेट होता है रिलीजियस एंगल बना के, और फिर एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं एक ही कम्युनिटी के, तो उनको वहाँ पे एक बार में टारगेट करना इजी होता है। एक बार में टारगेट करना इजी होता है। हाँ जी, एक सेकंड सर, आ गई। देखिए पूजा मैडम, मैं आपसे निवेदन कर रहा, 2 मिनट मेरी बात रखने दी जाए। जब 1 घंटे की हम डिबेट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए। और मैं आपके कैमरामैन से चाहूंगा कि जरा फोकस इस मोबाइल पे करें। ये सरदार भगत सिंह का एक लेख है जो 1928 में प्रकाशित हुआ, और ये देश पूरे हिंदुस्तान के जो उस टाइम के जो मेन पेपर थे उनके अंदर छपा। लेख का जो टाइटल है वो है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। आज भी वही टॉपिक है। मुझे तो ऐसा लग रहा कि जब ये लेख छपा 1928 में, आज भी सिचुएशन वही है। कुछ पंक्तियां, चंद पंक्तियां मैं पढ़ रहा, बाकी लोग इसको गूगल करें, इसको पढ़े। सरदार भगत सिंह अपने लेख में लिखते हैं, भारतवर्ष की दशा इस समय बहुत ही दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म में पैदा होना ऐसा लगता है कि दूसरे धर्म का कट्टर दुश्मन होना है। इसके बाद कुछ लाइनें में और इसमें पढ़ रहा, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत भयानक नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सरदार भगत सिंह 1928 में, ये सरदार, ये पढ़ लेना श्रीमान जी, सारा सब कुछ है। ये सरदार भगत सिंह 1928 में अपने लेख में लिख रहे। तब भी सिचुएशन वही थी, आज भी सिचुएशन वही है। तब अंग्रेज लड़वा रहे थे, अब ये नेता लड़वा रहे। तब भी जनता को जागरूक होना था, आज भी जनता को जागरूक होना है। अगर जनता जागरूक होगी तो ही बात बनेगी, अदरवाइज हम लड़ते रहेंगे। ये हिंदू को और मुसलमानों को लड़वाओगे, फिर ये हिंदू में जाति में जो है जाति जाति को लड़वाओगे। देखिए, मैं अगर भारत को विकसित बनाने के लिए कोई बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म का हो, उसको विकसित होना पड़ेगा। और जो मानसिकता यहाँ चल रही है, आज पूरे विश्व का जो डेवलप कंट्री है, भारत के किसी मुसलमान को वीज़ा देने के लिए कौन तैयार है? आप जो है कितने वीज़ा मिल रहे हैं आप देख लीजिए, किसी को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो भारत में जो धर्म पैदा हुए, 4 धर्म, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये सभी प्रगति कर रहे हैं पूरे विश्व में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाहर से आए हुए धर्म हैं भारत में, वो एक उनमें मुसलमान भी है। और आज मुसलमान जगह यहाँ पर 28-30% जो भी है, वो अगर विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं हो सकता। इसके लिए भारत के धर्म गुरुओं को, मुसलमान के धर्म गुरुओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए कुछ चीज़ों को बदलें। धार्मिक शिक्षा वो जो सनातन काल से, जो बहुत सालों से चली आ रही है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है।